इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जिसका कोर्स कोड BEVAE 181 है। ये जून 2024 का क्वेश्चन पेपर है जिसका अधिकतम अंक 50 है और ये कई सारे प्रोग्राम्स जैसे कि BA, BCom, BSc और BCA में भी अब आ चुका है। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखेंगे और इसके हर एक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि प्रश्न को समझना और उसका आंसर समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना दूँ और उसके बाद में सिर्फ उसके आंसर पे टिक कर दूँ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप देख तो लोगे कि इसका आंसर ये था, लेकिन उसको समझ नहीं पाओगे तो आप एग्ज़ाम में जा कर के उसको भूल जाओगे। तो इससे अच्छा है कि किसी भी बहुकल्पीय प्रश्न को आप समझ के पढ़ें, ना कि जो उसका करेक्ट आंसर है उस पर फोकस करें। तो यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप यहाँ पर हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। मैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल इन्वायरमेंट। ऑप्शन 1 है क्रॉप फील्ड्स, ऑप्शन 2 सेंचुरीज, और थर्ड ऑप्शन है फॉरेस्ट, और फोर्थ ऑप्शन पार्क्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट फॉरेस्ट ही होता है। क्रॉप फील्ड्स, सेंचुरीज और पार्क्स ये सब इंसानों के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं, और फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल है, जो कि प्रकृति के द्वारा अपने आप ही बन जाती है। तो यहाँ पर आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हैं। हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है फ्रेडरिक रटजल। अब ये डिटर्मिनिज्म क्या है, सबसे पहले इसको तो जान लो, उसके बाद में आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्योंकि अगर डिटर्मिनिज्म का अर्थ ही नहीं समझोगे तो फिर इसको क्वेश्चन को देखने का क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले तो ये तो जान गए कि फ्रेडरिक रटजल जो थे उन्होंने डिटर्मिनिज्म का सिद्धांत दिया। लेकिन डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है? जिसमें यह बताया गया कि भौतिक पर्यावरण मानव गतिविधियों को कैसे प्रभावित करता है। यानी डिटर्मिनिज्म का क्या अर्थ होता है? भौतिक पर्यावरण जो है वो मानव गतिविधियों को कैसे प्रभावित करता है, इस चीज़ का सिद्धांत, यानी इसकी स्टार्टिंग किसने की थी? फ्रेडरिक रटजल ने। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्लाइमेट एक्शन, क्वालिटी हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन और क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ये तीन जो है वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की लिस्ट में आते हैं। लेकिन जो क्वालिटी हेल्थ केयर है उसको इस लिस्ट में नहीं लिखा गया है। आप यहाँ पर इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको इसके बारे में और अच्छे से समझ में आ जाए। लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड डैश डैश मीटर्स अबव मीन सी लेवल। यानी समुद्र से कितने मीटर ऊपर जीवन संभव नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 6000, क्योंकि 6000 मीटर से ऊपर जो है वो हाई प्रेशर होता है और ऑक्सीजन की भी कमी होती है, इसीलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड एट ट्रॉफिक, यानी कि पोसी, हिंदी में इसको पोसी बोलते हैं, और लेवल 5 इन एक्वेटिक, जलीय इन्वायरमेंट। एक्वेटिक मतलब जलीय। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स का मतलब है कि एकदम सूक्ष्म जीव, और स्मॉल फिश, तो इसका अर्थ समझ ही गए होंगे, लार्ज फिश यानी कि बड़ी मछलियाँ, और शार्क। शार्क ये सबसे ऊंचे लेवल पे होती हैं। तो यहाँ पर जो ट्रॉफिक यानी पोसी का 5वां लेवल है उसमें शार्क जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। शार्क एक प्रमुख शिकारी यानी कि एपेक्स प्रेडिटर है, और यह जलमग्न पर्यावरण में खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन के शीर्ष पर स्थित होता है, यानी कि यह ट्रैफिक लेवल 5 पर है। अब आप यहाँ पर फूड चेन, इसके बारे में तो जानते ही होंगे। फूड चेन का मतलब होता है कि कौन किस पर निर्भर करता है, कौन किस जीव को खाता है। जैसे कि कुछ कीट पतंगे होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, और उसके बाद में उन कीट पतंगों को जैसे मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को चील खाता है। तो ये क्या है? ये एक फूड चेन है जिसमें कि चील किस नंबर पे हुआ? चील का नंबर इन सबसे बहुत ऊंचा लेवल है, यानी चील जो है इन सबसे बहुत ऊपर है। तो ऐसे ही जलीय जंतुओं में शार्क जो है वो 5वें नंबर पे आता है फूड चेन में। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द मेन रिजर्वर ऑफ सल्फर इन बायोस्फीयर इज। सल्फर का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? सोइल एंड सेडिमेंट्स में, एटमॉस्फेयर में, ओशन में, ऑर्गेनिज्म में, यानी कि मिट्टी में, या फिर वातावरण, या फिर समुद्र, या फिर। यहाँ पर सही उत्तर है सॉइल एंड सेडिमेंट, यानी कि मिट्टी में सबसे ज़्यादा सल्फर पाया जाता है। और यहाँ पर इसके बारे में और अच्छे से पढ़ सकते हो। इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द इंटरमीडिएट कम्युनिटी स्टेज इज टर्म्ड एज। इकोलॉजिकल सक्सेशन में इनमें से ऐसा क्या है
जो इंटरमीडिएट कम्युनिटी स्टेज बोला जाता है। तो उसका आंसर है ये सेरे। सेरे एक ऐसे स्टेज है यानी अवस्था है जो ग्रास कम्युनिटी यानी कि घास वाली कम्युनिटी और मॉस स्टेज जो कि पत्थर उत्थर और इन सब जगह पर जो छोटे छोटे पेड़ पौधे जो उगते हैं उन स्टेज के बाद में ये अवस्था आती है। उसके बाद में फिर क्लाइमेक्स स्टेज जो कि लास्ट स्टेज होती है। तो यहाँ पर आप इसके बारे में और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। आंट ईटर्स, जायंट फ्लाइंग स्क्वायरल एंड स्लॉथ्स आर फाउंड इन। तो ये इसमें बताना है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में या फिर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में या फिर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वे जंगल होते हैं जहाँ की जलवायु गर्म होती है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्यों? क्योंकि एंट ईटर्स, फ्लाइंग स्क्वायरल और स्लॉथ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी जंगल में पाए जाते हैं जहाँ वार्म यानी गर्म और ह्यूमिड यानी कि नम क्लाइमेट यानी जलवायु होती है जो इनके लिए अनुकूल होती है। एन एस्चुअरी इस ट्रांजिशनल जोन रिप्रेजेंटिंग, एस्चुअरी किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रेट प्रोडक्टिव बुल्ट ऑन लार्ज बेस, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। एस्चुअरीज ट्रांजिशनल जोन होते हैं जहाँ रिवर वाटर और सलाइन ओशन वाटर मिक्स होते हैं, यानी ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ नदी और समुद्र मिलते हैं। यहाँ न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो हाई प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है। विच बायोम एक्सपीरियंसेस इंस्टेंस हीट एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड विद ग्रेट डिस्केटिंग एक्शन ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड जून? ग्रासलैंड बायोम, फॉरेस्ट बायोम, डेजर्ट बायोम, टुंड्रा बायोम। इसमें करेक्ट ऑप्शन है डेजर्ट बायोम। डेजर्ट बायोम यानी रेगिस्तानी क्षेत्र गर्मी के महीनों में बहुत ज़्यादा हीट और स्ट्रॉन्ग वाइंड फेस करता है जो वाटर लॉस और डेसिकेशन को काफ़ी बढ़ाता है। रेगिस्तान में गर्मी के महीनों में कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है और हवा भी चलती है जिससे कि वहाँ पर जो ज़मीन में थोड़ा सा नमी होती भी है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो डेजर्ट बायोम है यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज फाउंड लिविंग एट द बॉटम ऑफ द वाटर मास? ऐसे कौन से जलीय जंतु होते हैं जो पानी के तल में रहते हैं? तो ऐसे जलीय जंतुओं को बेंथोस कहा जाता है। और यहाँ पर 3 और भी हैं तो इनको भी अच्छे से देख लो क्योंकि इनके ऊपर भी प्रश्न आ सकता है। तो आपको हर एक चीज़ पता हो जानी चाहिए। यहाँ पर बेंथोस के बारे में मैंने बता ही दिया। अब न्यूस्टन वे जलजीव होते हैं जो पानी की सतह पर रहते हैं। और नेक्टॉन वे जीव होते हैं जो स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं जैसे कि मछलियाँ और व्हेल। और पेरीफाइटॉन वे जीव होते हैं जो पानी के तल के आसपास की सतहों पर रहते हैं जैसे कि जलजड़ी यानी कि अलगई इंग्लिश में, जो पत्तियों या अन्य जल के अवयवों पर होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्स? कोयला ये जल के खत्म हो जाता है। पेट्रोलियम ये भी एंड हो जाता है। फॉरेस्ट यानी जंगल जो होता है वो अगर एक बार खत्म भी हो जाए फिर भी ये दोबारा उगाता है तो ये यहाँ पर रिन्यूएबल है। लेकिन नेचुरल गैस ये भी रिन्यूएबल नहीं है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। बाकी अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच सॉलिड वाटर चेंजेस डायरेक्टली टू वेपर फेज इज नोन एज? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें बर्फ जो है वो डायरेक्टली गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है यानी भाप बन जाती है? तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसको यहाँ पर आप पढ़ सकते हो एक्सप्लेनेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया? इनमें से ऐसा क्या है जो ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया में नहीं है? तो यहाँ पर जोहाट्स ये इंडिया में यूज़ होता है और बैम्बू ड्रिप इरिगेशन और उसके बाद में कुल्स ये भी अपने देश में पारंपरिक टेक्निक्स ही है। लेकिन जो स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी कि फव्वारों के द्वारा जो छिड़काव होता है वो चीज़ यहाँ पर नई है और मॉडर्न है। ये अपने देश की पारंपरिक टेक्निक नहीं है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो जैसे कि यहाँ पर लिखा है स्प्रिंकलर इरिगेशन एक मॉडर्न वाटर मैनेजमेंट टेक्निक है। बाकी सब ट्रेडिशनल इंडियन मेथड्स हैं जैसे कि जोहाट राजस्थान में और कुल्स हिमाचल प्रदेश में यूज होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू कंट्रोल सोइल इरोजन? यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकने का इनमें से कौन सा तरीका गलत है? तो यहाँ पर घास को ग्रो करके तो हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। पहला वाला ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉड वॉल्स अलोंग द कोस्ट, यानी कि अगर हम दीवारें बना दें
तब भी हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। और उसके बाद में रिमूविंग द बिगर ट्रीज अलोंग द स्लोप, अगर हम बड़े बड़े पेड़ों को हटा दें तो क्या मिट्टी का कटाव रुक जाएगा? नहीं, यानी कि यही हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आंसर है। बाकी ये डैम्स बनाकर भी हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया है, इसको पढ़ सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी जो जंगल होते हैं उनके होने के लिए सबसे ज़्यादा इसमें कौन सी चीज़ जरूरी है? चेक सोइल इरोजन, यानी कि हमें मिट्टी के कटाव को देखना पड़ेगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और बाकी के जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं या तो फिर वो इकोनॉमिक या सोशल सिग्निफिकेंस के लिए महत्वपूर्ण है। क्रोन फायर टेक्स प्लेस इन द, यानी जो जंगल में आग लगती है सबसे ऊपरी सतह पर, वो सबसे ज़्यादा किन जंगलों में लगती है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है थ्रोन फॉरेस्ट यानी कटीला जंगल, सवाना फॉरेस्ट यानी सवाना जंगल, और थर्ड ऑप्शन है गर्म जंगलों में, और उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन है डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगल में। तो आंसर इसका हमारा हो जाएगा डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट क्यों? क्योंकि क्रॉन फायर्स डेंस फॉरेस्ट में होती है, जहाँ ट्रीज के ऊपर कनॉपी जलती है, यानी उसके ऊपर जलती। और थॉर्न और सवन्ना फॉरेस्ट में बायोमास इतना डेंस नहीं होता है कि क्रॉन फायर हो सके, यानी कि उनके ऊपर की सतह स्पेशली जल सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल ट्रिबल एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ट्रिबल यानी आदिवासी और फॉरेस्ट ड्वेलर्स माने वनवासी। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पर इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जो है सही है। अब ये एक्ट किस लिए था? तो यहाँ पर एक्ट के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 ट्रिबल्स यानी आदिवासी और फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी कि वनवासी के राइट्स को सिक्योर करता है, जैसे फॉरेस्ट लैंड के ऑनरशिप और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो भी जंगल में वनवासी या आदिवासी रह रहे हैं उनके अधिकारों और उनको वहाँ पर संरक्षण प्रदान करना इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हॉट स्पॉट्स आर रीजन ऑफ, हॉट स्पॉट रीजन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हाई इंडेमिज्म या फिर लेस स्पीसीज रिचनेस, और थर्ड है लेस डाइवर्सिटी, और फोर्थ ऑप्शन है नॉट अंडर कंस्टेंट 3। आंसर हो जाएगा हाई इंडेमिज्म। हाई इंडेमिज्म मीन्स कि एक ऐसा इलाका जहाँ के वनस्पति या जीव किसी और जगह पर नहीं पाए जाते हैं, यानी कि वो एक ऐसा एरिया है जिसको संरक्षित करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। तो यहाँ पर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। हॉट स्पॉट्स वही रीजन्स होते हैं जहाँ स्पीसीज इंडेमिज्म हाई होता है और बायोडाइवर्सिटी को कांस्टेंट थ्रेट का सामना होता है, यानी इन्हीं सब चीज़ों के कारण वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी होती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? टी, मैंगो, टीक, वीट। यहाँ पर इसका आंसर मैंगो है कि हमारे देश यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा मैंगो यानी आम की प्रजातियां पाई जाती हैं, और इन्हीं प्रजातियों के कारण हम और भी कई सारी अलग अलग प्रजातियां भी विकसित कर पाते हैं, यानी कि नई नई प्रजातियां आमों की बना पाते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। इंडिया में मैंगो वेराइटीज सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी दिखाती हैं, यानी इनमें सबसे ज़्यादा विविधता होती है, यानी ये कई तरह की होती हैं, इसीलिए इसमें ब्रीडिंग और कल्वेशन पोटेंशियल काफ़ी हाई होता है, यानी एक आम की प्रजाति से किसी और आम की प्रजाति बनाना भी संभव हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी की यूज वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शनल वैल्यू, फिर बीक्वेस्ट वैल्यू, एग्जिस्टेंस वैल्यू और एस्थेटिक वैल्यू, यानी कि सौंदर्य मूल्य। तो यहाँ पर इसका आंसर 4 है, यानी एस्थेटिक वैल्यू। तो इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। यूज वैल्यू में बायोडाइवर्सिटी के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट्स आते हैं। एस्थेटिक वैल्यू बायोडाइवर्सिटी के ब्यूटी और रिक्रिएशनल एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर एस्थेटिक वैल्यू का अर्थ ये है, यानी सौंदर्य मूल्य का अर्थ ये है कि जो चीज़ यूनिक है, मान लो कि कोई चीज़ अभी कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करती और कहीं पर आपको वो चीज़ मिल जाए, तो वो क्या होगी? एस्थेटिक वैल्यू। हम उसकी वैल्यू किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि वो एक यूनिक चीज़ है। मान लो कई सारे पेड़ आम के लगे हुए हैं तो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या हम आम के पेड़ों के एग्जिस्टेंस यानी उनके होने के कारण उनकी वैल्यू करेंगे? नहीं। उनका सौंदर्य क्या है? वो आम देते हैं, यानी कि हमें उनसे कुछ मिलता है, इस कारण से हम उनकी वैल्यू करते हैं। तो इसीलिए इन सब में क्या सबसे मेन है? एस्थेटिक वैल्यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया इज नॉट करेक्ट, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंडिया की बायो विविधता नहीं है? तो इंडिया इज वन ऑफ द
12 सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, ये वाला यहाँ पर ये सही है। इंडिया हैज़ 12 बायोग्राफिकल रीजन्स, ये भी सही है। 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर फाउंड इन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, ये भी सही है। लेकिन ये जो फोर्थ ऑप्शन है, इंडिया हैज़ 26 रिकॉग्नाइज्ड इंडेमिज्म सेंटर्स। इंडेमिज्म सेंटर्स मतलब कि ऐसे सेंटर जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ पाई जाती हैं जो विश्व में कहीं पर भी नहीं पाई जाती हैं, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। जैसे कि अमेज़न के जंगल, वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कई सारे वन्य जीव पाए जाते हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, इंडेमिज्म सेंटर। तो इंडेमिज्म सेंटर में अमेज़न भी एक उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, तो इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। इनमें से क्या गैर पारंपरिक एनर्जी सोर्स है? तो यहाँ पर आंसर इसका वाइंड एनर्जी है। वाइंड एनर्जी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, यानी कि गैर पारंपरिक सोर्स है जो रिन्यूएबल और इको फ्रेंडली है। कोल और नेचुरल गैस कन्वेंशनल सोर्स हैं और एटॉमिक एनर्जी कन्वेंशनल कैटेगरी में काउंट होती है, यानी कि ये हमारे एनर्जी के मुख्य स्रोत हैं। लेकिन जो वाइंड एनर्जी है वो पारंपरिक स्रोत एनर्जी का नहीं है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज, यानी हम किस लिए गैर पारंपरिक एनर्जी सोर्सेस का यूज़ करते हैं? तो क्या पोल्यूशन फ्री होता है इसलिए यूज़ करते हैं, या फिर सस्ता होता है इसलिए, या फिर तीनों, सस्ता भी होता है और पोल्यूशन फ्री भी इसलिए यूज़ करते हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन? यहाँ पर इसका आंसर है पोल्यूशन फ्री। एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे कि वाइंड, सोलर और हाइड्रो पावर पोल्यूशन फ्री हैं, लेकिन इनिशियली इनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसिव होता है, यानी कि अगर हम शुरुआत में इन सब चीज़ों का सेटअप करते हैं तो हमारे लिए कॉस्टली होता है, इसलिए ये चीप नहीं होते हैं लेकिन पोल्यूशन फ्री होते हैं। अब यहाँ पर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में 26 से 50 तक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। द मोस्ट सुइटेबल फ्यूल फॉर अ फ्यूल सेल इज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वाटर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? यहाँ पर इसका आंसर है हाइड्रोजन। फ्यूल सेल्स हाइड्रोजन को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं जो एफिशिएंट और इको फ्रेंडली है, बाकी ऑप्शन सुइटेबल नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।